सब कुछ हो रहा है। अब ये जो वारदातें हो रही हैं, 1 महीने पहले एक जमशेद के साथ वारदात हुई, अब मेरे साथ भी वारदात हुई है। नाम तो ओपन भी हो रहे हैं, गोली चलाने वाले का भी नाम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट उसको क्यों नहीं उठा पा रहा? क्यों नहीं उठा पा? और धाराएं भी ऐसी लगाते हैं कि वो बाहर से बाहर यहीं पे धाराएं लगा के उनकी यहीं पे जमानत हो जाती है। उनकी फिर हिम्मत होती है, वही लोग कंटिन्यू वारदात कर रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट हमारा कुछ नहीं कर रहा। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यहाँ हमारे दिल्ली पुलिस इतनी काबिल है कि हर मसले को एकदम निपटा लेते हैं, लेकिन हमारे ओखला हलके में एक आतंक मचा हुआ है कुछ दिनों से। यहाँ पर कभी शाहीन बाग में गोलियां चलती हैं, कभी मुरादी रोड पे गोलियां चलती हैं, और कभी यहाँ बटला हाउस में गोलियां चलती हैं, कभी कब्रिस्तान में चलती हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अहमद और आप फिर एक बार देख रहे हैं ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस। मैं आपको दिखाता हूं, आज मैं यहां आया हूं। ये महेंद्र जो पीड़ित है उनका घर है यहां पर, और मैं आपको ले चलता हूं उनके पास, यहां पर दिखाता हूं। ये उनका घर है यहां पर जिनको ऊपर हमला हुआ। आइए ज़रा दिखाइएगा। यहां पर मैं उनके बेडरूम में यहाँ अंदर एंटर होते हुए, यहाँ पर ये महेंद्र मेरे सामने हैं यहाँ पर, जिनके ऊपर हमला हुआ है, और इनसे बात करते हैं कि ये हमला क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्या इनका है, वो इनसे बात करते हैं और आपको दिखाते हैं लाइव। जी महेंद्र साहब, ये हमला क्यों हुआ आपके ऊपर और किस वजह से हुआ? ये एक इज़ार प्रधान करके हैं, और एक दिन पहले भी ये कुछ लोग मेरे घर के बाहर खड़े थे, जैसे कि मुझे पड़ोसियों ने बताया है। और उस दिन भी इज़ार प्रधान की डेट थी। एक विजेंद्र चाचा हैं, उनका एक मैटर चल रहा है 600 गज का। तो मैं सुबह अपने 9 बजे से थोड़ा सा पहले घर से निकला, कब्रिस्तान पे ही पहुंचा था। उस दिन भी डेट थी, इज़ार प्रधान की ही डेट थी। तो मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा होगा, मेरी गाड़ी के सामने एक ने बाइक से मुझे ब्लॉक किया। बाइक से ब्लॉक करने के बाद मैं समझ ही नहीं पाया, मैं उसको हॉर्न देता रहा, वो नहीं हटा वहाँ से। कुछ टाइम के बाद कई बार मैंने हॉर्न दिया, नहीं हटा। मैंने अपना शीशा नीचे किया, शीशा नीचे करते ही वहाँ पर एकदम वहाँ एक लड़का आके मेरे ऊपर पिस्टल उसने लगा दी। जैसे मैंने लेफ़्ट साइड से उसकी पिस्टल पकड़ी, राइट साइड मैंने हाथ बाहर निकाला तो उसने रॉड से मेरा हाथ तोड़ दिया। तो उस टाइम गाड़ी में क्या आप अकेले थे? अकेला था मैं गाड़ी के अंदर, और बस वो चिल्लाने लगा आ जाओ आ जाओ, और आके मेरे ऊपर उन लोगों ने हमला कर दिया। मतलब किस चीज़ से, पिस्टल से, किस चीज़ से हमला किया? स्टार्टिंग में जैसे मैंने दरवाजा अब शीशा नीचे किया तो उसने मेरे ऊपर पिस्टल तान दी थी। पिस्टल था? हाँ, और जैसे मैंने हाथ से उसकी पिस्टल पकड़ी, दूसरे हाथ से करा तो तीसरे एक ने उसके साथ जो दोस्त थे उसने आके मेरे हाथ पर रोड से मेरा हाथ तोड़ दिया। फिर वो अंदर गाड़ी में चाकू वाकू और डंडे इन सब से वार करते रहे। मैं बचता रहा काफ़ी टाइम तक। गाड़ी की चाबी निकल चुकी थी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती थी। मैंने जैसे तैसे करके दरवाज़ा बंद किया, दरवाज़ा बंद करके मेरी गाड़ी नीचे लुढ़क के सामने डिवाइडर से जाके टकरा गई। वहाँ पर उन्होंने चिल्लाया, वहाँ पर और भी कुछ लोग आ गए उनके, और उन्होंने वहाँ पे डंडे लाठी रॉड से मेरे ऊपर वार करते रहे, मारते रहे। कुछ लोग खड़े थे लेकिन उनकी हिम्मत इसलिए नहीं हो रही थी, उनके हाथ में पिस्टलें भी थी। और गाड़ी से मैं निकला, मैंने भी हाथों पाई थोड़ी बचने की कोशिश की, लेकिन वो फायर करते हुए गाड़ी से, और मुझे बहुत बुरी तरह उन्होंने सोचा अब ये मर गया है, मुझे छोड़ के भाग गए वहाँ से। और इज़हार ही है इसके पीछे। इज़हार ने क्योंकि मुझे कई बार फ़ोन करके ही बुलाया, मुझसे प्रेशर भी बनाया कि जो विजेंद्र चाचा हैं उससे वापस ले ले, लेकिन नहीं लिया तो अच्छी बात नहीं होगी। तो मैं आपकी बात रोक के कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी तो आप लोगों की और भी होंगी, तो आप वहीं क्यों आपका निशाना जाता है, वहीं इजहार जो आप नाम ले रहे हैं वहीं क्यों पहुंच रहे हैं आप? नहीं, इज़हार के साथ एक और है वरीस है जो सारा मैनेज करता है इनके लिए। वरीस से भी मेरे एक मैटर चल रहा था 200 गज का, उस पर भी वरीस ने मेरे साथ ऐसे किया। मेरा हाई कोर्ट का ऑर्डर था, मेरे फेवर में तब से ही मैनेज कर रहा है, और ये भी इस वाले केस के अंदर ही वरीस ही मैनेज कर रहा है, ये जो भी है इज़हार के लिए। वरीस कौन है? वरीस ये सटले का है, इज़हार भी सटले के हैं। ये हम लोगों की प्रॉपर्टी है, चाचा की प्रॉपर्टी। मैं चाचा के साथ रहता हूँ,
इन प्रॉपर्टियों के नकली पेपर करके कब्जा करते रहते हैं। इस 600 गज की प्रॉपर्टी पे भी केस चल रहा था, डेमोलेशन हो रखी है, सील हो रखी है। 16 तारीख को इसके डेट के लिए मैं निकला था, चाचा का फ़ोन आया, मैं डेट के लिए निकला, उन लोगों को पता था आज डेट के लिए निकलेगा, तभी उन्होंने ये घात लगा के मेरे ऊपर हमला किया है। यानी उसी प्रॉपर्टी को हाँ, लेके उसी डेट थी। हाँ, डेट और थी उसी दिन आप निकल रहे थे जी। तो उसी दिन आपके ऊपर घात लगा के और ये हमला किया गया। तो ये हमले में क्या आपके चोटें आई हैं? मेरे यहाँ ये सर्जरी हुई है अभी जी दिखाइए आप। ये सर्जरी हुई है, यहाँ प्लेट डली है, ये हुआ है इधर पीछे जी ये आप दिखा सकते हैं यहाँ पर। पिस्टल की ये बट मारी थी जी इसने। अच्छा। और ये मेरा पाँव, ये भी फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर है ये? हाँ, ये फ्रैक्चर है, पीछे भी सब चोट लगी हुई है जी। रोड लगी हुई है। तो आपके चाचा यही हैं जो मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं? तो ये कहाँ रहते हैं चाचा, आप कहाँ रहते हैं? मैं सिराजुद्दौला रहता हूँ जी। क्या नाम है आप? लालचंद चपराना उर्फ विजेंदर। लालचंद जी चपराना उर्फ विजेंदर। चपराना हाँ जी। उर्फ विजेंदर। हाँ जी। मैं आपसे पूछूंगा कि आप उस टाइम कहाँ थे, इनके साथ थे, कहाँ थे? नहीं, मैं घर पे था। उस दिन मेरी डेट थी इजहार प्रधान से। तो मैंने महेंद्र जी के पास फ़ोन किया कि आप किस टाइम निकलोगे। फिर दोबारा मैंने फ़ोन किया 9:11 पे। जब मैंने फ़ोन इनके पास किया तो गाड़ी में से आवाज़ आ रही थी बहुत तेज़ तेज़ कि मार दिया मार दिया। एक रिक्शा वाला था, उन्होंने बताया कि मैं रिक्शा वाला हूँ और जो आपके दोस्त हैं महेंद्र जी, इनको बहुत लोग बुरी तरह मार रहे हैं और हवाई फायर भी किया, डंडे और इसे रोड से मार रहे हैं। तो मैंने कि चलो मैं अभी आ रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं मैं होली फैमिली आ रहा हूँ। तो ई रिक्शा वाला होली फैमिली लेकर आया। इससे मैंने नाम पूछा, इसका फ़ोटो वगैरह लिया है, तो वो बेचारा चले गए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये महेंद्र हैं और जिनको ऊपर सुबह सुबह हमला हुआ है, फायरिंग की गई है, लाठियों से मारा गया है। ये आप देख सकते हैं, ये हाथ टूटे हुए हैं इनके और खून हुआ है ये सारा। ये और पैर भी ये आप देख सकते हैं, ये पैर भी टूटा हुआ है। ये यहाँ होली फैमिली में एडमिट है। जा रहे थे वो, किस सिलसिले में जा रहे थे आप? वो मेरी डेट थी इसमें हाई कोर्ट में इजहार प्रधान के साथ। अच्छा। उस दिन वीसी थी, साकेत में वकील बैठा था, उधर डेट थी। यानी जिस प्रॉपर्टी को लेके डेट थी, जिसको लेके विवाद चल रहा है, उसी के चलते ये हमला हुआ और उसी की डेट में आप जा रहे थे? हाँ जी, क्योंकि महेंद्र जी के ऊपर इन्होंने काफ़ी प्रेशर डाला था। कई बार आया, इनके पास फ़ोन भी आया था, मेरे पास भी आया था। वो हमने मना कर दी प्रॉपर्टी मांगने में। भाई प्रॉपर्टी जब मेरे कोर्ट से ऑर्डर पहले हो चुके 30 हज़ार से, जिसमें कि हमारे हक में हुआ है, डिग्री मेरे हक में हुई है। इनको मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब दिखाए। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, बैठ के बात कर लेंगे। इसके बाद उन्होंने काम चालू कराया। फिर मुझे मजबूरन कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट से फिर डेमोलेशन हुआ है। अच्छा, डेमोलेशन इस बिल्डिंग पर डेमोलेशन भी हो चुका। फिर लोगों ने काम भी किया था। इसमें एक 17 साल का कोई लड़का था बेचारा, वो एक्सपायर हो गया था। SHO साहब ने भी कुछ नहीं किया है, क्योंकि सटले वालों से पुलिस वालों की बहुत बुरी तरह घबराते हैं, पता नहीं क्या बात है। और इसमें वरीश भी इनका साथ दे रहा प्रधान जी का, क्योंकि वरीश भी सटले गांव का रहने वाला, प्रधान जी भी। और इसके वरीश के पुलिस वालों के ऊपर पुलिस कार्रवाई पता नहीं क्यों नहीं करती, क्या बात है, क्या प्रेशर है या क्यों डर लगता है इनको पुलिस वालों को। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि और भी प्रॉपर्टियां हैं आपकी, तो आपको आपका जो है वो इसी के ऊपर क्यों जाता है कि ये इजहार प्रधान है या सटले वाले, इसी पे क्यों जाता है? और भी तो प्रॉपर्टी होंगी, या और भी तो कोई विवाद या कोई चल रहा होगा, तो कोई और भी हमलावर हो सकते हैं। नहीं नहीं, इनके अलावा और कोई नहीं हो सकता। मेरी दादालाई ज़मीन है, काफ़ी प्रॉपर्टी है, पर इनमें मेन वरीश और इजहार है। और भी दूसरा खसा नंबर था, वरीश ने भी बेग रखा हमारा, पर हम पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करती। मजबूरन हमें कोर्ट जाना पड़ता है। जब हम कोर्ट जाते हैं तो इन लोगों में दहशत होती है कि हाँ भी यार ये कोर्ट गए, ये फिर डेमोलिशन करवा देंगे। हम अपनी प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं। अपनी प्रॉपर्टी के अलावा अगर हमने किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई केस डालो तो हमें बताइए। मेरी काफ़ी प्रॉपर्टी है, ये तो है नहीं कि हाँ हम अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ दें। मजबूरन हमें कोर्ट जाना पड़ता है। पुलिस कुछ कार्रवाई करती नहीं, MCD कुछ कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि इन्हीं के लोग हैं। MCD में भी नेता, वो इनको रुकवा देते, आने नहीं देते। MCD वालों को भी बड़ी दहशत है इन्हें आने में। जब से हमारा डेमोलेशन हुआ तब इनकी कुछ हिम्मत हुई इधर आने की, इलाके में डेमोलेशन करने की। यानी हमारे डेमोलेशन से पहले कोई नहीं आता था इस इलाके में। यानी आपको प्रॉपर्टी को लेके ये विवाद था और आप ये कह रहे हैं कि ये इन लोगों ने ये हमला कराया है हमारे ऊपर, जो कि सटले के लोग हैं। मैं आपको बता सकता हूं यहाँ पर कि ये महेंद्र जो यहाँ से निकलते हैं अपने घर से, गाड़ी में सवार होते हैं
और यहाँ से निकलने के बाद बटला हाउस तक पहुँचते हैं, कब्रिस्तान तक। एक गाड़ी वाला आन के इनके गाड़ी के आगे बाइक लगाता है और उसके बाद ये उसे हॉर्न दे दे के काफ़ी देर तक हटाते हैं, नहीं हटता तो फिर अपना ये शीशा खोलते हैं तो पीछे से एक आन के पिस्टल जो है इनके ऊपर रखता है और उसकी बट भी इनके ऊपर मारता है। और वहीं जो है वो चिल्लाता है इनके बकौल इनके बताने पे कि वो आ जाओ, घेर लिया, और वो फिर इनके ऊपर हमला होता है। जी, ये इसके बाद क्या हुआ कि आप ये हमलावरों से कैसे बचे और क्या किस? उसने जैसे ही मेरे ऊपर मैंने शीशा डाउन किया उसे हटाने के लिए, उसने उठा के मेरे ऊपर पिस्टल वो टांग दी। मैंने लेफ़्ट साइड से अपने उसकी पिस्टल पकड़ी, राइट साइड से जैसे उसको उसके गर्दन के ऊपर हाथ डाला तो उसने मेरा ये आप देख सकते हैं उसने रोड मार के हाथ तोड़ दिया उसने। अच्छा, सामने तकरीबन कितने लोग होंगे आपने देखे कुछ? काफ़ी सारे थे। जब पहले फर्स्ट टाइम उन्होंने अटैक किया तो 4 लोग थे। अच्छा, 4 लोग थे। फिर उन्होंने शीशे पे मैंने उनको करा, उन्होंने रॉड मार के मेरा हाथ तोड़ दिया। वहाँ पे वो मारते रहे रॉड से भी। एक लड़का मुझसे चाकू से वार करता रहा। मैं गाड़ी में अपना मतलब इस वारदात में चाकू, रॉड और डंडे ये सारे इस्तेमाल हुए? सब इस्तेमाल हुए थे। वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे, सबों ने वो देखा। मैं बचता रहा काफ़ी टाइम तक। बचने के बाद मैंने कैसे ऐसे करके अपना गेट बंद किया। चाबी वो निकाल चुके थे मेरी गाड़ी की। गाड़ी नीचे जाके डिवाइडर से टकरा गई। वहाँ पे जाके उनके कुछ और लोग आ गए। हाँ, कुछ और लोग आ गए, यानी 4 से अनेक हो गए। हाँ, 8-9 लोग हो गए। बस उन्होंने मेरे ऊपर तामातोड़ हमला बोल दिया। वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे, काफ़ी लोग खड़े हुए थे, लेकिन उनकी हिम्मत इसलिए नहीं हो रही थी, उनके हाथ में पिस्टलें थी। फिर जैसे तैसे करके मैं गाड़ी से बाहर निकला तो उन्होंने फिर मेरे ऊपर हमला स्टार्ट कर दिया। डंडे मतलब फिर दोबारा से वहाँ पर हमला शुरू कर दिया। मैं नीचे गिर गया। गिरने के बाद उनको लगा कि अब ये मर गया। जी। और फिर वो फायर करते हुए, मैंने फायर की आवाज़ भी सुनी, फायर करते हुए वहाँ से वो सब भाग गए। इतनी वारदात हो गई, बस मैं बच ही गया कैसे यानी करके। आप बाल बचे हैं उस हमले से? बच ही गया। वो तो ये सोच रहे थे कि मर गया। लेकिन यहाँ पे अभी भी यह है कि मुझे जैसा कि मालूम पड़ा है, उनके खिलाफ कोई ऐसी धाराएं नहीं लगाई गई हैं। इस तरह की धाराएं लगाई गई हैं कि वो फिर आएंगे, फिर वारदात करेंगे। आज मेरे साथ की, कल किसी और के साथ करेंगे। यानी आपका कहने का मतलब है उनके ऊपर हल्की फुल्की धाराएं लगी हैं जिसमें जानलेवा आपके ऊपर हमला होता है और आप बाल अपने बच्चों की किस्मत से, आपकी अपनी किस्मत से बच ही गए। चाकू, हथियार, डंडे, रॉड, और उसके बावजूद भी धाराएं जो है वो हल्की फुल्की लगी। धाराएं इस तरह की धारा लगाई हैं 325, इस तरह 325 वगैरह है। आएंगे अभी बाहर से बाहर, उनकी जमानत हो जाएगी, आएंगे फिर इस तरह की वारदात करेंगे, फिर किसी को मारेंगे। ऊपर वाले की उससे मैं तो बच गया, कोई ऐसा आदमी होगा वो बच भी नहीं पाएगा। क्या कर पाएगा? मर जाएगा। यहाँ के क्या है, एसएचओ आज हैं, कल यहाँ चले जाएंगे। तो कोई ऐसी धाराएं नहीं लगाई जाती, ना उनको अरेस्टिंग इस तरह की जाती। आप क्या चाहते हैं कि उनको ऊपर क्या होना चाहिए? जो धाराएं लगनी चाहिए, मैं बच गया। जब मुझे गोली लग जाएगी, जब मैं मर जाऊंगा, तब धाराएं लगेंगी। 302 लगेगी। अभी 307 बनती है मेरे यहाँ पे। चोट भी है, इधर भी चोट है, सब जगह चोट है। अब 307 बननी चाहिए, 307 इन्होंने नहीं लगाई। 325 इसलिए लगाई क्योंकि उनकी बेल हो जाएगी, बाहर के बाहर बेल हो जाएगी। अभी वो एसएचओ साहब क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता। तो ये इनके ऊपर सख्त से सख्त धाराएं लगनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, इलाके में शांति बनी रहनी चाहिए। 2-3 वारदात, एक महीने में 2-3 वारदात होना काफ़ी बड़ी बात है। उपेंद्र यादव के टाइम में कोई इस तरह की वारदात नहीं होती थी। काफ़ी सख्त अधिकारी थे, अच्छे अधिकारी थे। लोग बाग उनको देख के गली में छुप जाते थे। अब यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं है। कोई कार्रवाई? मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये आपके कोई और भी विवाद हो सकते हैं, किसी और चीज़ को भी लेके विवाद हो सकते हैं, तो आपका नज़रिया इधर ही क्यों जाता है कि यही लोग हैं? क्योंकि हमारे इनके अलावा हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, क्योंकि इन्होंने उनका काम ही प्रॉपर्टी पे कब्जा करना है। और इजहार ने अपने सटले गांव से कुछ बदमाशी बुला रखे जिसका नाम जावेद है। अच्छा, मतलब हाँ। आपको नाम भी मालूम? हाँ, नाम मालूम है। मैं यहाँ एक बार फिर महेंद्र साहब से पूछूंगा, कुछ और कहना चाहेंगे आप? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर इतना आतंक मचा रखा है। महीने में ये 2री या 3री वारदात है। हमारा डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई नहीं कर पाता। ऐसी क्या परेशानी है? यहाँ पर तो इस तरह का अत्याचार बढ़ता जा रहा है और
पूरा इलाका बहुत अच्छा है। अगर सिर्फ कुछ चंद सटले वालों अगर यहाँ पर ना हो तो कोई वारदात नहीं हो यहाँ पे। हर वारदात के अंदर सटले वाले होते हैं, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट सटले वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाता। ऐसा मैं ये क्यों? कहूंगा कि सारी एक जैसे नहीं होते, कुछ हैं, कुछ चंद हो सकते हैं, मतलब सारी एक जैसे नहीं है। सारे नहीं हैं, कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं, और बहुत अच्छे लोग हैं, सटले में अच्छे लोग हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ चंद लोग हैं जिनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। अब ये जो वारदातें हो रही हैं, 1 महीने पहले एक जमशेद के साथ वारदात हुई, अब मेरे साथ भी वारदात हुई है। नाम तो ओपन भी हो रहे हैं, गोली चलाने वाले का भी नाम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट उसको क्यों नहीं उठा पा रहा? क्यों नहीं उठा पा? और धाराएं भी ऐसी लगाते हैं कि वो बाहर से बाहर यहीं पे धाराएं लगा के उनकी यहीं पे जमानत हो जाती है। उनकी फिर हिम्मत होती है, वही लोग कंटिन्यू वारदात कर रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट हमारा कुछ नहीं कर रहा। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यहाँ हमारे दिल्ली पुलिस इतनी काबिल है कि हर मसले को एकदम निपटा लेते हैं, लेकिन हमारे ओखला हलके में एक आतंक मचा हुआ है कुछ दिनों से। यहाँ पर कभी शाहीन बाग में गोलियां चलती हैं, कभी मुरादी रोड पे गोलियां चलती हैं, और कभी यहाँ बटला हाउस में गोलियां चलती हैं, कभी कब्रिस्तान में चलती हैं। ये आतंक का भय जो है हर एक के दिलो दिमाग पे बैठ गया है। लोग अपने घरों से निकलने को डरते हैं, दी बेटियों को भी निकालने से डरते हैं कि कहीं किसी का हमला ना हो जाए। तो इस बात को लेकर मैं एसएचओ सतीश कुमार जो थाना एसएचओ हैं जामिया नगर थाने के, मैं उनसे भी इस बात को कहूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है, क्या ढील है इसके अंदर, जो ये आतंक कोई भी करता है, कोई भी कर रहा है, वो आतंक को काबू में क्यों नहीं कर पा रहे? क्या हमारा पुलिस बल क्या यहाँ आने के कमजोर हो जाता है कि आए दिन कभी कहीं पे गोलियों की वारदात हो रही है, कभी बटला हाउस में हो रही है, कभी शाहीन बाग में हो रही है, कभी कब्रिस्तान में हो रही है, आए दिन गोलियों की वारदातें हो रही हैं। गोली से नीचे बात ही नहीं होती है, गोली चाकू छुरी ये सब वारदातें हो रही हैं। तो हमारा पुलिस बल, दिल्ली जवान के जो पुलिस है हमारे, वो क्या कर रहे हैं? हमारे थाना एसएचओ हमारे क्या कर रहे हैं? हम थाना एसएचओ सतीश कुमार से भी इस बात को पूछेंगे कि इसमें ढील क्यों है। ये इस बात को उन्हें, जो भी इसमें मुलजिम है, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता, उनको ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? और ओखला में ये जो वारदातें हो रही हैं तो हर आदमी के दिलो दिमाग पे दहशत बैठी हुई। जी महेंद्र जी बताइए। हमारे यहाँ पर एक उपेंद्र यादव करके एसएचओ आए थे, उनके टाइम में एक भी वारदात नहीं होती थी, और ये गुंडा तबके के लोग कोई भी यहाँ पर नहीं थे, सब भाग गए थे। हमारे एरिया को ऐसे ही अधिकारी की जरूरत है, उपेंद्र यादव जैसे एसएचओ की जरूरत है। जी। उपेंद्र यादव, ये हकीकत बात है कि जिस टाइम उपेंद्र यादव यहाँ पर पोस्टिंग पे थे, यहाँ पर थाना एसएचओ में जामिया नगर में उपेंद्र यादव, उस टाइम में इस तरह की वारदातें ना की बराबर थी, लेकिन आज बढ़ती चली जा रही हैं और हद से ज्यादा बढ़ रही हैं। ये हम सतीश कुमार एसएचओ जामिया नगर थाने से ये पूछना चाहते हैं कि ये वारदात क्यों बढ़ रही हैं, क्या आप एक्शन क्यों नहीं लेते? मैं इसी के साथ अहमद, कैमरा पर्सन अली के साथ, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, जाकिर नगर, दिल्ली।